हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। और जैसा कि डिस्कस हुआ था, अभी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का, मिनरल्स। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो मिनरल्स क्या है? मिनरल्स जिन्हें हम खनिज भी कहते हैं, मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग होमोजेनियस सब्सटेंस विद डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। मिनरल्स को अगर आपको लिखने के लिए आता है, आप व्हाट आर मिनरल्स, आप मान लिया मिनरल्स को आइडेंटिफाई या डिफाइन कर रहे हैं, तो आप थ्री पॉइंट्स ऐड करेंगे कि मिनरल्स क्या है। दे आर नेचुरली ऑकरिंग, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं, होमोजेनियस हैं और डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन से होते हैं। मतलब इनका एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक एक बनावट डेफिनेट निश्चित टाइप की होती है। सो मिनरल्स आकर इन मैनी वेज, बहुत सारे तरह से मिनरल्स हमको मिलते हैं। जैसे बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं, दे आर फाउंड इन igneous rocks, even lots of minerals are found in metamorphic rocks, lots of minerals are formed as layers in the sedimentary rocks also। तो आइए वन बाय वन हम जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं कि मिनरल्स कैसे कैसे पाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मिनरल्स हमारे मेटामॉर्फिक रॉक में मिलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक क्या है? ये रूपांतरित चट्टानें होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? रूपांतरित चट्टान। इट मींस जो इग्नियस रॉक होती है उसका रूपांतरण होने से मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। क्लियर? सो एक्चुअली मेटामॉर्फिक रॉक्स आर इग्नियस रॉक्स। सो मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रैक्स, फॉल्ट्स एंड जॉइंट्स। तो क्रैक्स, फॉल्ट और ज्वाइंट, जैसे हम कहते हैं ना कि चट्टाने हैं, अब चट्टानों में कहीं दरार है, कहीं पर फॉल्ट आ गया है या कहीं पर उनमें ज्वाइंट्स हैं, तो उन प्लेसेस पर, उन स्पेसेस पर हम देखते हैं कि मिनरल्स पाए जाते हैं। अब ये मिनरल्स के जो पाए जाने वाले क्रैक्स हैं, दीज क्रैक्स आर एक्चुअली ऑफ टू टाइप्स। एक को कहते हैं वीन्स और एक को कहते हैं लोड्स। सो वीन्स एंड लोड्स, वीन्स एंड लोड्स। क्रैक समझते हैं ना? क्रैक मतलब क्या होता है? दरार। जैसे मान लिया कोई बड़ी सी चट्टान है, तो उस चट्टान में कहीं दरार है। ऐसे बहुत सारी दरारें होती हैं, क्रैक्स होती हैं। हाँ, जैसे चिटकना, किसी चीज में चिटक जाने के बाद कोई स्पेस बन जाए। तो क्रैक्स दो तरह के हैं। एक है स्मॉलर क्रैक्स, जिन्हें हम वीन्स कहते हैं, ये स्मॉलर होते हैं, छोटे क्रैक्स होते हैं। और एक बड़े क्रैक्स होते हैं, इन्हें हम लोड्स कहते हैं, बिग क्रैक्स। सो क्रैक्स वेयर मिनरल्स ऑकर and these are smaller, so they are called veins, while bigger cracks are called lodes. So when minerals in liquid and gaseous form, they are forced upward through cracks and fissures on the rocks। हम देखते हैं जो मिनरल स्टार्टिंग में, जैसे पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं या गैसियस फॉर्म में होते हैं, तो ये ऊपर की ओर उठते हैं लावा और मैग्मा के साथ, और इन्हीं चट्टानों में क्रैक्स में इकट्ठा हो जाते हैं। तो अब कौन कौन से मिनरल्स हैं जो मेटामॉर्फिक या इग्नियस रॉक्स के क्रैक्स में पाए जाते हैं? तो इसमें एग्जांपल में याद रखिए, कॉपर, जिंक, टिन, लेड, है ना। ये कौन कौन से हैं? जैसे कॉपर है, जिंक है, टिन है, लेड है, ठीक है। ये जो हैं, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स के बीन्स और लोड्स में पाए जाने वाले हैं। नेक्स्ट आता है कि मिनरल्स ऑकर इन द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे मैंने कहा कि सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी चट्टाने इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसादी चट्टाने। तो आइए उसकी भी बात कर लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना। अच्छा, सेडिमेंट्री रॉक्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे नदियां हैं। अब नदियां अपने साथ बहुत सारा कंकड़ पत्थर बालू लेकर आती हैं और उसे लेयर बाय लेयर जमा करती रहती हैं। तो ये सेडिमेंट्स एक तरह से इकट्ठा होते रहते हैं। कैसे? लेयर्स में। जैसे आपने कभी अमावट खाया है? अमावट क्या होती है? उस पर एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर के ऊपर चौथी लेयर, ऐसे बहुत सारी लेयर्स बनी होती हैं। तो ये जो लेयर्स हैं, इन लेयर्स के बीच में जो कभी कभी मिनरल्स पाए जाते हैं, वही आपके सेडिमेंट्री रॉक्स के मिनरल्स हैं। The minerals occur in the layers of sedimentary rocks. They are formed as the result of decomposition and concentration of horizontal layer under extreme heat and pressure। तो जो हॉरिजेंटल लेयर्स हैं चट्टानों की, उन हॉरिजेंटल लेयर्स में जो डिकम्पोजिशन होता है बहुत एक्सट्रीम हीट और प्रेशर में। जैसे फिर मैं याद दिला दूं कि आपके अर्थ में नीचे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और मिनरल्स हमेशा माइनिंग से निकाले गए प्रोडक्ट हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मिनरल्स, क्योंकि दे आर फाउंड बाय माइनिंग, है ना। माइन मिनरल। क्लियर? तो मिनरल्स को निकालने की प्रोसेस है माइनिंग, कभी कभी एक्सट्रैक्शन कहते हैं, कुछ कुछ होते हैं क्वेरिंग कहते हैं, कहीं कहीं वर्ड यूज होता है, ठीक। तो आप कहेंगे कि कुछ हॉरिजेंटल लेयर्स में हम एक्सट्रीम हीट और प्रेशर की वजह से देखते हैं कि डिकम्पोजिशन हो जाता है और वहां पर कुछ कंसंट्रेशन हो जाता है मिनरल्स का। सो अब यहां
सेडिमेंट्री रॉक्स में कौन से मिनरल्स पाए जाएंगे? तो याद रखिए यहां ज्यादातर मिनरल कैसे होते हैं, जो फॉसिल फ्यूल वाले होते हैं, जैसे लाइक कोल। यहां कौन मिलेगा आपको? कोयला सबसे ज्यादा सेडिमेंट्री रॉक्स में ही मिलता है। इवन आयरन ओर मिल जाता है अच्छा खासा, लोहा, आयरन ओर, हेमेटाइट, है ना, ये सब। अब हम बात करेंगे कि थर्ड कहां कहां मिल सकता है। सो व्हेन द सरफेस ऑफ द रॉक डिकम्पोजेस, वेदर्ड मटेरियल आर लेफ्ट बिहाइंड रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। अब कभी कभी ऐसा होता है कि रॉक वेदरिंग के थ्रू मिनरल्स बन जाते हैं। कैसे? रॉक्स की वेदरिंग से। जैसे कहते हैं कि चट्टाने हैं, अब चट्टानों में एक्सोजेनिक फोर्सेस भी लगते हैं, जो पृथ्वी के अंदर से नहीं जबकि बाहर से लग रहे हैं, जैसे विंड, एयर, टेम्परेचर, हीट, सनलाइट। और इन चट्टानों के टूटने से बहुत सारी वेदरिंग होती है। इस प्रोसेस को कहते हैं क्या है? इसे कहते हैं वेदरिंग, है ना। तो वेदरिंग में क्या होता है कि इसके रिजल्ट से अक्सर क्या होता है, चट्टाने टूटती हैं और टूटने के बाद डिकम्पोज होती हैं। तो जो वेदर्ड मटेरियल बचता है वो मटेरियल कभी कभी मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये मिनरल्स स्पेशली कौन से होते हैं आप देखेंगे तो स्पेशली वेदरिंग के थ्रू जो मिनरल मिलेगा आपको वो होगा बॉक्साइट। क्या होगा? बॉक्साइट। और बॉक्साइट किसका ओर है एक्चुअली? तो ये एक ओर है, ओर मतलब जिससे मिनरल निकालते हैं, और वो है एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम। क्लियर? तो ये रॉक वेदरिंग के थ्रू मिलता है। याद रखिए, अब मैंने तीन चीजें बता दी आपको कि एक तो मेटामॉर्फिक रॉक से मिलेगा जो इग्नियस रॉक से बनती हैं, उनमें कहां मिलेगा? तो क्रैक्स में, फॉल्ट्स में, ज्वाइंट्स में। और क्रैक्स दो तरह की हैं, वीन्स एंड लोड्स। वीन्स स्मॉलर क्रैक्स हैं, लोड्स बड़े क्रैक्स हैं। कौन कौन से मिनरल मिलेंगे? कॉपर, जिंक, टिन, लेड मिलेगा। सेडिमेंट्री रॉक सेकंड पे आता है। यहाँ लेयर बाय लेयर जो सेडिमेंटेशन होता है और डिकम्पोजिशन होता है, इसमें कोल, आयरन और जैसे मिनरल मिल जाते हैं। और वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से जो डिकम्पोज मटेरियल जो बच जाता है, वेदर्ड मटेरियल, उससे क्या बनता है? बॉक्साइट जैसे और बनते हैं, जिससे एल्यूमिनियम मिलता है। क्या मिलता है? एल्यूमिनियम। अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे मिनरल हैं जो एल्यूवियल डिपॉजिट में मिलते हैं। एल्यूवियल डिपॉजिट समझते ना, कि नदियां लाती हैं, कंकड़ पत्थर जमा करती हैं, ये एल्यूवियम है। ये क्या कहलाते हैं? एल्यूवियम। तो एल्यूवियल डिपॉजिट में हम देखते हैं कौन कौन से मिनरल मिलते हैं एल्यूवियल डिपॉजिट। तो आप देखेंगे एल्यूवियल डिपॉजिट में गोल्ड मिल जाता है, सिल्वर मिल जाता है। सो सम मिनरल्स ऑकर एज एल्यूवियल डिपॉजिट एट द बेस ऑफ द हिल और ऑन द वैली फ्लोर। किसी हिल के बेस में, मान लिया कोई पहाड़ी है तो पहाड़ी के तलहटी पर, और या उसके घाटी क्षेत्र में, पहाड़ी के घाटी क्षेत्र में, ये एल्यूवियम डिपॉजिट हो जाने की वजह से आप देखते हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इस तरह के मिनरल मिल जाते हैं। जैसे गोल्ड मिल जाता है, ठीक, सिल्वर मिल जाता है और प्लैटिनम मिल जाता है। और ये सब आप जानते हैं कि ये बहुत ही वैल्यूएबल मिनरल है, प्रीसियस मेटल जिनको आप कहते हैं, प्रीसियस मेटल। पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था, ड्रेनेज पढ़ाया था, शायद आपको याद होगा कि सोन रिवर जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और सोन का नाम सोन क्यों है? एक तो पटना जो है वो बिहार की कैपिटल, वो सोन रिवर के किनारे है, और उसके सैंड में, सोन रिवर के सैंड में क्या मिलता है? गोल्ड मिलता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं। अब सोन रिवर का सैंड क्या है? एक तरह से देखें तो आपका एल्यूवियम ही तो है ना। आइए इसमें आगे चलते हैं। अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स बहुत इजी है और पूछा जा सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। इसको इरेज कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। इससे बहुत कुछ नहीं है, थोड़ा सा सिर्फ आपको अच्छे से इसको समझना है, और इनमें फैक्ट्स बहुत लर्न करने के लिए मिलेंगे आपको। तो फैक्ट तो आपको लर्न करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा थोड़ा सा। क्लासिफिकेशन। अब मिनरल्स बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। एक, इन्हें हम मेटेलिक कहते हैं, दूसरा नॉन मेटेलिक, और थर्ड एनर्जी गिविंग, है ना। तो आइए क्लासिफाइड करते हैं। मेटेलिक जिसे कहते हैं धात्विक, नॉन मेटेलिक अधात्विक, और एनर्जी रिसोर्सेस, है ना, ऊर्जा देने वाले। सो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक को पहले समझ लेते हैं। धात्विक और अधात्विक में क्या फर्क होता है? मेटेलिक में भी दो तरह के हैं, एक्चुअली तीन तरह के हैं। कौन कौन से? तो एक है फेरस, दूसरे हैं नॉन फेरस, और आते हैं प्रीसियस। फेरस लौह जिसे कहते हैं लौह, नॉन फेरस अलौह, और प्रीसियस। क्लियर? अब मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में क्या फर्क है? मेटेलिक मिनरल वो होते हैं जो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल होने का मतलब जिनमें आप देखें उन्हें पीट कर
हम पतला कर सकते हैं, उनसे वायर बना सकते हैं, है ना। और साथ साथ ज्यादातर मेटालिक मिनरल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की। शाइनिंग इनमें होती है, ये शाइन करते हैं, चमकते हैं। नॉन मेटालिक डल होते हैं और इनमें डक्टिलिटी और ये सब चीजें नहीं होती। तो मेटालिक को भी देखा हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। फेरस जैसे कहते हैं लौह, जिसमें लोहा हो, दे कंटेन आयरन। याद रखिए फेरस में क्या होता है, दे कंटेन आयरन, है ना, इसमें आयरन होता है। नॉन फेरस डू नॉट कंटेन आयरन, इनमें आयरन नहीं होता। इसे कहते हैं अलौह, मतलब कोई ऐसा मेटल है जिसमें नॉन फेरस हो, मतलब जिसमें आयरन ना हो। और प्रीसियस आप समझते ही हैं, जो बहुत महंगे, और जैसे गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम अभी बात कर रहे थे, ठीक, तो ये प्रीसियस हैं, गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम, जो बहुत बहुमूल्य आप देखते हैं धातुएं हैं। फिर हम बात करेंगे नॉन मेटेलिक की। नॉन मेटेलिक में आपका जैसे माइका है, साल्ट है, मार्बल्स हैं, सल्फर है, ग्रेनाइट है, लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है, ठीक। तो ये जो कंकड़ पत्थर वाले मिनरल हैं ये नॉन मेटेलिक में आते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज में कौन से हैं, तो आप जानते हैं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। आइए देखते हैं वन बाय वन। सो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स, तो इन्हें कुछ 3 पॉइंट्स में लिख सकते हैं। हालांकि अगर पूछेगा तो शॉर्ट में ही पूछेगा। तो एक पॉइंट बना लीजिए कि मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म, ये मेटल को रॉ फॉर्म में देते हैं। रॉ फॉर्म मतलब ये कच्चे रूप में मिलते हैं, अशुद्ध रूप में मिलते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स, इनमें धातुएं नहीं होती, इसीलिए इन्हें नॉन मेटल्स कहते हैं, अधातु कहते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या बनाएंगे, दीज मेटल्स आर एसोसिएटेड विद इग्नियस रॉक्स, इसीलिए मैंने बताया कि ज्यादातर मेटेलिक मिनरल्स कहां मिलते हैं, मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स में मिलते हैं। और ज्यादातर नॉन मेटल कहां मिलेंगे आपको, नॉन मेटल ज्यादातर आपके सेडिमेंटेशन वाला, एल्यूवियम वाला और वेदरिंग ऑफ रॉक्स वाले में मिलेंगे, वेदरिंग ऑफ रॉक्स में। सो दीज मेटल्स आर एसोसिएटेड विद सेडिमेंट्री रॉक्स। नॉन मेटल्स कहां मिलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स में, और मेटेलिक कहां मिलेंगे, ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलेंगे। थर्ड पॉइंट क्या बनाएंगे, मेटेलिक मेटेलिक मिनरल्स आर यूजुअली हार्ड एंड हैव शाइन, ये यूजुअली बहुत टफ, हार्ड होते हैं, मजबूत होते हैं और चमकते हैं। जैसे लोहा है, लोहा अगर पॉलिश कर दिया थोड़ा सा चमकने लगेगा। नॉन मेटेलिक मिनरल्स दे आर डल एंड हैव नो शाइन। एग्जाम्पल्स में देंगे तो मेटेलिक मिनरल के एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे होंगे, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ रखा होगा मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक, तो मिनरल्स को लिख दीजिएगा, जैसे कॉपर, जिंक, आयरन, बॉक्साइट, दीज आर मेटेलिक मिनरल्स। नॉन मेटेलिक में साल्ट, कोल, ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन, है ना, रेड स्टोन, जो भी आप लिखना चाहें, जो भी कंकड़ पत्थर, चूना, बालू, ये सब क्या है, नॉन मेटेलिक है। अब आप आ जाइए मेटेलिक मिनरल्स के बाकी के 2 पॉइंट पर, फेरस एंड नॉन फेरस। मान लिया डिफरेंस पूछ लिया गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस, तो फेरस याद रखिए बहुत सिंपल है, फेरस, फेरस मींस लौह, जिसमें दे कंटेन आयरन, जिसमें आयरन होता है। सो मेटेलिक मिनरल्स कंटेनिंग आयरन आर कॉल्ड फेरस, एंड दोज मेटेलिक मिनरल्स हु डू नॉट हैव द आयरन आर कॉल्ड नॉन फेरस, उन्हें क्या कहते हैं, नॉन फेरस। सो फेरस जनरली हार्ड होते हैं, है ना, मजबूत होते हैं। दे आर मेनली फाउंड इन सॉइल फ्रॉम एक्सेप्ट फॉर Hg, जैसे हम ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉइल नहीं, हम क्या कहते हैं, सॉलिड फॉर्म में। तो अगर हम Hg को छोड़ दें, Hg मींस पारा, है ना, Hg मींस क्या होता है, पारा, तो Hg को छोड़कर आप देखते हैं ये एक्सेप्शन है, बाकी के सारे मिनरल्स सॉलिड फॉर्म में होते हैं। किसमें होते हैं, सॉलिड फॉर्म में, जो फेरस होते हैं, जो फेरस होते हैं। सो नॉन फेरस की बात करें, सो दीज मिनरल्स विच इंक्लूड कॉपर, बॉक्साइट, अब कॉपर और बॉक्साइट नॉन फेरस है, इसमें लोहा नहीं होता, लेड, जिंक एंड गोल्ड, ये सब नॉन फेरस हैं। So they play a vital role in number of metallurgical engineering and electrical industries, है ना। आप देखिए मैग्नीज है जैसे, अब मैग्नीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में मैग्नीज के बिना काम हो ही नहीं सकता। तो बहुत सारी मेटलर्जिकल प्रोसेस में, मेटलर्जी क्या कहते हैं, केमिस्ट्री का वो पार्ट जिसमें हम सीखते हैं कि मिनरल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसे कैसे प्यूरिफाई करके उससे प्योर मिनरल निकालते हैं। लेट अस स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर एंड बॉक्साइट। आइए हम देखें कि कॉपर और बॉक्साइट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो कॉपर
और बॉक्साइट इंडिया के अलग अलग प्लेसेस पर पाए जाते हैं। बॉक्साइट अगर इंडिया में देखें तो सबसे ज्यादा कहां मिलता है, ये मिलता है आपका उड़ीसा में। और कॉपर कहां मिलता है, तो आपको देखें कॉपर कई सारे प्लेसेस मिल जाता है, सबसे ज्यादा तो आप देखेंगे राजस्थान में झुंझुनू वगैरह मिलता है। आइए देखते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स को पढ़ते हैं। नॉन मेटेलिक, सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या है? नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर स्पेशल ग्रुप्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स फ्रॉम विच नो न्यू प्रोडक्ट कैन बी जनरेटेड इफ दे आर मेल्टेड। अगर हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स को देखें तो इसको कैसे लिखेंगे कि ये कुछ ऐसे स्पेशल ग्रुप होते हैं मिनरल्स के जिनसे हम मेल्ट करके कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना सकते। मतलब कि मेटेलिक मिनरल्स को मेल्ट करते हैं तो हम बहुत सारी चीजें बना लेते हैं, जैसे लोहा लाए, लोहे को मेल्ट कर दिया तो उससे चाहे चेयर बना लीजिए, चाहे आप कुछ भी बना लीजिए। लेकिन नॉन मेटेलिक में ऐसा नहीं होता, आप नॉन मेटेलिक को बहुत सारी चीजों में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूसरा आप ये भी देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट आता है। नॉन मेटेलिक में फिजिकल रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट है ज्यादातर, और मेटेलिक में केमिकल रिएक्शन वाला कॉन्सेप्ट है। सो नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर जैसे सैंड, ग्रेवल, लाइमस्टोन, क्ले, मार्बल। तो ये तो हो गए मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और ये सब क्लासिफिकेशन। अब हम वन बाय वन मिनरल्स की बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम आ जाते हैं, कौन से मिनरल पर आए सबसे पहले, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आयरन ओर की बात करते हैं। आयरन ओर, आयरन ओर मतलब लौ अयस्क। अच्छा, ओर किसे कहते हैं, तो याद रखिए ओर कहते हैं उस इम्प्योर रॉ मटेरियल को जिसमें मिनरल होता है, और फिर उस रॉ मटेरियल को जिसको ओर कहते हैं उसे मेटलर्जी की प्रोसेस से निकालकर उसमें से प्योर मिनरल निकाला जाता है। सो आयरन ओर्स क्या है, ये फेरस है, नॉन फेरस है, तो सीधे सीधे ये फेरस है। क्या है? फेरस है। दूसरा हैवी मेटल कहा जाता है इसे, क्योंकि भारी होते हैं, इसीलिए हैवी इंडस्ट्रीज आयरन ओर्स को कहते हैं। मैग्नेटाइट एंड हेमेटाइट, दे आर द ओर्स ऑफ आयरन। अब देखिए मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दो तरह के ओर होते हैं। तो मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन ओर। याद रखिए कि आयरन का सबसे अच्छा ओर कौन सा होता है, ये मैग्नेटाइट होता है ना। और जो हेमेटाइट होता है इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा होता है, और ये फाइनेस्ट क्वालिटी का होता है। क्लियर? सो हेमेटाइट ओर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर। अब इंडिया में ये आयरन ओर कहां कहां मिलता है, तो आप देखेंगे जो उड़ीसा झारखंड का बेल्ट है, उड़ीसा एंड झारखंड, साथ साथ आप देखेंगे दुर्ग बस्तर जो आपका चंद्रपुर बेल्ट है, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। अच्छा, ये कहां पड़ेगा, ये आपका चंडीगढ़ से, सॉरी चंडीगढ़ के छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र के बीच का जो ये एरिया है, ये दुर्ग बस्तर वाला एरिया है। साथ साथ आपका साउथ इंडिया में जो बेल्लारी है, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमंगलौर, है ना, तुमकुर बेल्ट कर्नाटका में, कहां पर, कर्नाटका में, यहां भी मिलता है। तो आयरन इंडिया में बहुत सारा है, हम बहुत सारा आयरन एक्सपोर्ट भी करते हैं दूसरी कंट्रीज को। फिर आते हैं मैग्नीज पर, दूसरा देखते हैं मैग्नीज। अब मैग्नीज का कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये भी फेरस है। ये क्या है, फेरस है। सो इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैग्नीज अलॉय। मैंने कहा कि स्टील मैग्नीज के बिना नहीं बन सकती, स्टील फॉर्मेशन में मैग्नीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जैसे साफ सफाई वाला जो पाउडर आता है, ब्लीचिंग पाउडर, क्लीनिंग पाउडर जो होता है। साथ साथ इंसेक्टिसाइड्स जो बनाए जाते हैं और जो पेंट बनाए जाते हैं, कीटाणु को मारने वाली दवाइयां, कीटाणुनाशक, कीड़ों को मारने वाली, और साथ साथ जो ये पेंट्स बनते हैं, इन पेंट्स वगैरह को भी बनाने में मैग्नीज को यूज किया जाता है। अब मैग्नीज मैंने बताया इंडिया में कहां मिलता है, मैग्नीज और बॉक्साइट याद रखिए उड़ीसा में सबसे ज्यादा मिलता है, तो उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन इंडिया। क्लियर? मैग्नीज के बाद नेक्स्ट आता है आपका कॉपर। ठीक, कॉपर का कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉपर फेरस नहीं है, याद रखिए कॉपर इज नॉन फेरस। ये क्या है, नॉन फेरस। अभी तक ऊपर वाले दोनों क्या थे, फेरस थे, ये नॉन फेरस है, याद रखिए नॉन फेरस, मतलब इसमें आयरन नहीं होता, आयरन नहीं होता। सो एल्यूमिनियम और कॉपर, माइका, ये सब जो है ये नॉन फेरस में आएंगे। किसमें आएंगे, नॉन फेरस में। और आप देखेंगे जो आपका आयरन ओर है, मैग्नीज है, ये सब फेरस में आता है। सो
ये नॉन फेरस मिनरल है, डक्टाइल होता है और इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, इसीलिए कॉपर के वायर्स बनाए जाते हैं। कॉपर के क्या बनते हैं? वायर, जो तार बनते हैं जिसमें बिजली आती है। सो इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्री में भी कॉपर का यूज होता है। इंडिया में कहां कहां मिलता है? तो आप देखिए, जो मध्य प्रदेश का बालाघाट रेंज है, इसे कहते हैं बालाघाट माइंस, मध्य प्रदेश में बालाघाट माइंस है। खेतड़ी माइंस, मैंने बताया खेतड़ी, झुंझुनू, ये कहां पर है? राजस्थान में। कहां है? राजस्थान। और झारखंड का जो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, सिंहभूम, तो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में भी मिलते हैं। तो नेक्स्ट आ जाइए बॉक्साइट पर। अब बॉक्साइट में मैंने अभी समझा ही दिया था कि बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहां मिलता है? तो उड़ीसा में मिलता है। बॉक्साइट और मैग्नीज याद रखिएगा। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? उड़ीसा। अगर मैप में लगाने के लिए आ गया, कहां लगाओगे? उड़ीसा, है ना। तो बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ये भी याद रखिए कि बॉक्साइट से क्या मिलता है? कौन सा मिनरल? एल्यूमिनियम मिलता है। ये नॉन फेरस है। ये भी आप देखिए डक्टाइल होता है, इसीलिए एल्यूमिनियम के भी वायर बन जाते हैं। सो नॉन फेरस मिनरल है। और एल्यूमिनियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉक्साइट इज यूज्ड लार्जली इन द एविएशन इंडस्ट्री एंड इन ऑटोमोबाइल्स। तो आप देखिए इसका यूज किस में होता है? सबसे ज्यादा होता है एविएशन इंडस्ट्री में। अब एविएशन इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? वो इंडस्ट्रीज जो एरोप्लेन बनाती हैं, एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर बनाती हैं, या वो कोई भी ऐसी चीज बनाती हैं जो आसमान में उड़ने वाली हो, तो उनके पार्ट्स बनाने के लिए एल्यूमिनियम का यूज बहुत सारा होता है। एक्चुअली बॉक्साइट से मिलता क्या है? एल्यूमिनियम। तो याद रखिएगा, एल्यूमिनियम करके भी दे सकता है और बॉक्साइट करके भी आपको दे सकता है। क्लियर? अब इंडिया में एल्यूमिनियम कहां कहां है या बॉक्साइट कहां कहां है? तो मैंने बता दिया, उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम। साथ साथ पंचमपत माली करके एक प्लेस है, जो कि यहां भी मिलता है बहुत सारा। अब हम देखेंगे बॉक्साइट के बाद देखेंगे माइका। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके चैप्टर में है माइका। माइका का यूज इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा किया जाता है, इससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। सो ये भी नॉन मेटेलिक है। रेजिस्टेंट टू हाई वोल्टेज, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो हाई वोल्टेज पर एक रेजिस्टेंट की तरह काम करने का है। इसीलिए इंडस्ट्रीज में आप देखें तो इसका सबसे ज्यादा यूज कहां होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स में। हाई रेजिस्टेंस के तौर पर किया जाता है, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है। इंडिया में कहा है? कोडरमा गया हजारीबाग की जो बेल्ट है, कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट कहां मिलेगी आपको? ये झारखंड बिहार के आसपास मिलेगी। साथ साथ नॉर्दर्न जो आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है, यहां मिल जाएगा। एंड एरियाज अराउंड अजमेर, अजमेर के आसपास का एरिया जो है। और आंध्र प्रदेश का एक प्लेस है, इसे कहते हैं नेल्लौर, नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट में भी आपका मिल जाता है। तो ये माइका है। याद रखिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहां होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स में। किसमें? इलेक्ट्रॉनिक्स में। क्यों होता है? क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, हाई रेजिस्टिविटी, हाई रेजिस्टेंस। क्लियर? रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है। क्लियर? अब आ जाइए एनर्जी रिसोर्सेज पर, बस हमारा चैप्टर हो जाएगा। एनर्जी रिसोर्सेज कई तरह के हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? सबसे पहले बात करेंगे कोल की। तो कोल हमारा कई तरह से इंडिया में मिलता है, स्पेशली 4 टाइप का। तो अब हम सबसे पहले एनर्जी रिसोर्सेज को 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक होंगे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज और दूसरे होंगे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में फर्क क्या है, तो समझ लेते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर द नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी। तो सबसे पहले बात करेंगे तो कन्वेंशनल क्या है? ये लिमिटेड क्वांटिटी में नेचुरली पाए जाते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं। इट मींस ये एग्जॉस्टेबल हैं, है ना, मतलब एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे। इट मींस कह सकते हैं ये नॉन रिन्यूएबल हैं, ये रिन्यू भी नहीं होते उतने स्पीड से। तो लिमिटेड क्वांटिटी में, सीमित मात्रा में मिलने वाले रिसोर्सेज, एग्जॉस्टेबल खत्म हो जाने वाले रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल दोबारा जल्दी ना बनने वाले रिसोर्सेज, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर एनर्जी, सो दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब बात करें कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में सबसे पहला नाम किसका आता है? सबसे पहला नाम आता है कोल का, कोयला।
सो कोल इज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। आप जानते हैं आज भी इंडिया की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कोल पर ही बनाई जाती है। इट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंप्रेशन ऑफ प्लांट मिनरल्स, प्लांट मटेरियल्स ओवर अ लॉन्ग टाइम। तो जो प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट एरिया है, कई बार मैंने बताया ना कि जो फॉरेस्ट एरिया है, कई सारे जियोग्राफिकल इवेंट्स की वजह से कभी कभार ऐसा हुआ कि बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया या बहुत सारे प्लांट्स जमीन के नीचे चले गए या किसी कारण से वो जमीन में अंदर आ गए, और फिर बहुत सारा एक्सट्रीम टेम्परेचर और हीट और प्रेशर पाने की वजह से वो टाइम टू टाइम उनमें चेंजेस हुए और वो कोल में कन्वर्ट हो गए। किसमें? कोल में। तो यही आज हम निकाल निकाल कर यूज कर रहे हैं। अगला कोयला हम लोगों से बनेगा, फिर कोई उसको यूज करेगा। खैर, सो हमारे यहां एंथ्रेसाइट सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। एंथ्रेसाइट इज द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। याद रखिए, कौन सा? एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट के साथ और कौन कौन सा होता है? लिग्नाइट। और कौन सा होता है? एक होता है पीट, है ना, PEET भी कहते हैं। सो एंथ्रेसाइट इज द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। एक और होता है बिटुमिनस। हाँ, पीट सबसे नीचे आता है, बिटुमिनस हमारे ख्याल से इंडिया में सबसे ज्यादा यही है, बिटुमिनस। फिर आता है लिग्नाइट, और फिर आता है पीट, है ना। सो एंथ्रेसाइट इज द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। इसमें देखिए, कोयले की क्वालिटी डिपेंड करती है उसके अंदर कितना कार्बन है। तो जिसमें जिस कोयले में सबसे ज्यादा कार्बन होता है वो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एंथ्रेसाइट की बात करें तो 80 to 90% कार्बन होता है। उससे कम आएंगे आपके इसमें बिटुमिनस में, इसमें आपका 70 to 80% कार्बन होता है। और नीचे आ जाओगे तो आपका लिग्नाइट है, 60 to 70% कार्बन होता है। पीट में 50% या इससे कम कार्बन होता है। सबसे घटिया क्वालिटी वाला कोयला पीट कोयला माना जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा कॉमर्शियल पर्पज से कौन सा कोयला इस्तेमाल होता है? तो वो होता है बिटुमिनस। याद रखिएगा, बिटुमिनस कोल जो है वो कॉमर्शियली बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में। क्लियर? सो अब इसका यूज कहां करते हैं? इसका यूज करते हैं स्मेल्टिंग ऑफ आयरन में, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। लिग्नाइट इज एन इंफीरियर क्वालिटी ऑफ कोल विच हैज हाई मॉइस्चर कंटेंट। अब लिग्नाइट थोड़ा इंफीरियर क्वालिटी का है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट हाई होता है, कार्बन की मात्रा कम होती है। सो इन इंडिया कोल ऑकर्स इन दामोदर वैली। आप जानते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास का एरिया जो है वो कोल का बहुत बड़ा रिजर्व है। जैसे आपका झरिया, धनबाद, है ना, और आपके जो ये एरिया है कौन कौन से, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल एंड झारखंड इज द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ कोल, है ना। छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा कोयला प्रोड्यूस करता है और झारखंड उसका रिजर्व सबसे ज्यादा अपने पास रखता है। सो इंडिया में दामोदर वैली के आसपास का एरिया इन वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, झरिया, रानीगंज, बोकारो, साथ साथ गोदावरी महानदी बेसिन में, सोन बेसिन में, सोन रिवर की बात कर रहे थे अभी, वर्धा वैलीज जो हैं, इन सब में कोल डिपॉजिट पाया जाता है। बिकॉज कोल लूजेज वेट। कोल जैसे एक्सट्रैक्ट होता है तो ओपन एटमॉस्फेयर में आने के बाद धीरे धीरे उसका वजन कम होता है। इसकी वजह से कोल की क्वालिटी बहुत तेजी से कम होती है। इसलिए क्या होता है कि कोल को निकालने के तुरंत बाद अगर जल्दी से यूज कर लिया जाए तो उसका हम सबसे बेस्ट यूज कर सकते हैं। जितना उसे हम धीरे धीरे देर में यूज करेंगे उसकी क्वालिटी कम होती चली जाएगी। सो हैवी इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर स्टेशंस आर लोकेटेड क्लोज टू द कोल माइंस। इसलिए आप देखेंगे जितनी भी टिस्को, इसको इतनी कंपनी लगी है ज्यादातर कोल माइंस के आसपास लगाई गई है, भिलाई, टिस्को, है ना, क्योंकि यहां से तुरंत तुरंत कोल मिलता है और इनको तुरंत तुरंत यूज करने को मिल जाता है। फिर आप देखेंगे पेट्रोलियम। नेक्स्ट आता है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम आपके क्रूड ऑयल्स होते हैं जो कि नेचुरली मिलते हैं। सो इट इज अनदर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। लेकिन इंडिया की किस्मत इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि हमारे पास जितना कंजप्शन है उतना कोल तो है लेकिन उतना पेट्रोल नहीं है। सो इट इज यूज फॉर हीट एंड लाइटनिंग, lubricants, machinery, and as a raw material for many manufacturing industries. So petroleum is found in the fault traps between porous and non-porous rocks. Gas occurs above the oil. आप देखिए पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हमेशा एक साथ में पाए जाते हैं, पेट्रोलियम प्लस नेचुरल गैस। अब पेट्रोलियम मिलता कहाँ है? पेट्रोलियम मिलता है अर्थ के नीचे क्रस्ट के में, जहां जहां पोरस और नॉन पोरस रॉक्स होती हैं। उन पोरस और नॉन पोरस रॉक्स के बीच जो फॉल्ट्स होते हैं उन फॉल्ट्स में कभी कभार क्रूड ऑयल इकट्ठा हो जाता है और उस क्रूड ऑयल के ऊपर नेचुरल गैस होती है। तो ये दोनों जहां मिलते हैं एक साथ मिल जाते हैं, तो इन्हें कहते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इंडिया में पेट्रोलियम का सबसे पहला जो वेल था वो दिग्बोई असम में खोदा गया था और उसके बाद असम में 2-3 वेल हैं। साथ साथ इंडिया का इस समय सबसे ज्यादा जो पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करने वाला साइट है वो है मुंबई हाई
और ये आपका अरेबियन सी में है। आप जानते हैं गुजरात के महाराष्ट्र के पोर्ट से थोड़ा सा अंदर अरेबियन सी की तरफ। So Mumbai High, Gujarat, Assam, they are important petroleum producing regions in country. So Ankleshwar in Gujarat and Digboi and Naharkatia are important oil fields in Assam. तो नाहरकटिया और दिग्बोई ये दो प्लेस याद रखिए असम में, नाहरकटिया एंड दिग्बोई। और आपका अंकलेश्वर जो है गुजरात में, ये इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम साइट है। नेचुरल गैस मैंने बता ही दिया कि नेचुरल गैस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला नेचुरल गैस डायरेक्टली यूज नहीं होता, इन्हें कंप्रेस किया जाता है, बहुत सारा प्रेशर लगा के कंप्रेस किया जाता है, तो इन्हें कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे आप आज सीएनजी के नाम से जानते हैं। सीएनजी गाड़ियां जिसमें ये गैस लगी होती है और ये गाड़ी चलती है। अब इससे ये इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली इसलिए है क्योंकि इसमें आप देखते हैं कार्बन की मात्रा कम होती है, ठीक, इसलिए जो स्मोक निकलता है वो कार्बन फ्री होता है, तो ज्यादा इससे परेशानी नहीं होती एटमॉस्फेयर को। सो इन मैनी, आप देखिए इन मैनी एरियाज आज सीएनजी का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है, इसीलिए सीएनजी वाली गाड़ियां ज्यादा लॉन्च हो रही हैं, पेट्रोलियम और डीजल पर लोग कम जा रहे हैं। सो इट में ऑकर विद और विदाउट पेट्रोलियम, तो याद रखिए पेट्रोलियम के साथ भी मिल सकता है, बिना पेट्रोलियम के भी मिल सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ नेचुरल गैस होती है, पेट्रोलियम नहीं होता, गैस साइट ही होती है वो। सो इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज एंड एज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इंडिया में कहां कहां इस समय नेचुरल गैस है, तो याद रखिए कृष्णा गोदावरी बेसिन में बहुत बड़ा नेचुरल गैस का रिसोर्स है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कृष्णा रिवर एंड गोदावरी रिवर। साथ साथ मुंबई हाई, गल्फ ऑफ कैम्बे, जिसे गल्फ ऑफ खंबात कहते हैं, जहां वो मुंबई और वो आप देखते हैं ऊपर महाराष्ट्र के, गुजरात के ऊपर वाला जो कोना है इंडिया का जो ऐसे मुड़ा हुआ है ना, तो वहां जो गल्फ है वो क्या है, गल्फ ऑफ खंबात, वहां भी है। साथ साथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी नेचुरल गैस के रिजर्व हैं, पाए जाते हैं। अब आते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पर। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बताने से पहले बता देता हूं, आपको एक वर्ड सुनने को मिलेगा, थर्मल पावर। तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी या थर्मल पावर क्या है? तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी या थर्मल पावर हर वो चीज है जिसमें टरबाइन को घुमाने के लिए पानी को हीट किया गया हो और वेपर में कन्वर्ट किया गया हो, या किसी भी तरह से पानी का इस्तेमाल किया गया हो, या जहां भी हम देखते हैं कि पृथ्वी जियोथर्मल अगर लिखा हुआ है तो पृथ्वी की भूतापीय ऊर्जा हो जाती है। तो आइए देखते हैं नॉन कन्वेंशनल। अब नॉन कन्वेंशनल क्या है? दे आर रीन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब इन्हें बार बार यूज करिए, कितना भी यूज करिए खत्म नहीं होंगे। अनलिमिटेड है, ये क्या है? अनलिमिटेड, खूब सारा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक, समझ में आएगा। तो अब ये क्या है, जैसे आप देखिए इसमें क्या आता है, जैसे आप सन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक, सनलाइट का, है ना, सन की जगह लिखते हैं सनलाइट। जैसे आप कहते हैं सोलर, क्या कहते हैं? सोलर। साथ साथ विंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, विंड मिल्स लगा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला नाम आता है इसमें न्यूक्लियर एनर्जी। तो आप देखते हैं यूरेनियम, है ना, प्लूटोनियम, इन सब चीजों का इस्तेमाल न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए होता है। न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन दोनों में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। सो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अल्टरिंग एंड द एटम्स इन एटॉमिक रिएक्टर। अब आप सोचेंगे कि क्या वो एनर्जी स्टोर की जा रही है? नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी से निकली एनर्जी को हीट में कन्वर्ट किया जाता है, और ये जो हीट है ये क्या करता है, ये पानी को गर्म करता है, और फिर पानी बहुत तेजी से उबलता है और भाप बन के उठता है, और फिर टरबाइन घूमती है और उससे एनर्जी बन जाती है। सो यूरेनियम एंड थोरियम यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड दे आर फाउंड इन झारखंड। आप देखते हैं झारखंड में पाए जाते हैं। अब इंडिया में कितने सारे न्यूक्लियर साइट हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बनाने वाले, न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसको आप कहते हैं? तो आपका हो गया नरौरा, एक हो गया काकड़ापारा, एक हो गया कलपक्कम, एक हो गया तारापुर। सबके नाम और सबके प्लेसेस याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके मैपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यूरेनियम एंड थोरियम यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन झारखंड। सो अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान, और साथ साथ जो केरला का मोनाजाइट सैंड है, केरला के जो बालू हैं वो जो बीचेस पर मिलते हैं उसे कहते हैं मोनाजाइट सैंड। और यहाँ थोरियम, इंडिया का सबसे ज्यादा, वो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा थोरियम पाया जाता है, थोरियम, जिसका यूज न्यूक्लियर एनर्जी में करते हैं। सो न्यूक्लियर एनर्जी कम्स फ्रॉम स्प्लिटिंग एटम्स इन अ रिएक्टर, रिएक्टर्स में एटम को स्प्लिट करना, तोड़ना। टू हीट वाटर इनटू स्टीम, मैंने क्या बताया कि इसका यूज किसमें करेंगे? वाटर को हीट देकर स्टीम में कन्वर्ट करने में करेंगे, और ये स्टीम क्या करेगा, ये आगे लगे टरबाइन को घुमाएगा, और जब टरबाइन घूमेगी, जनरेटर घूमेगा, तो उससे क्या होगा, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। क्लियर? सो 93 न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड 28 स्टेट्स जनरेट नियरली 20% ऑफ द नेशंस इलेक्ट्रिसिटी, टोटल इलेक्ट्रिसिटी। आज 28 स्टेट्स में लगभग 93 न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हैं, जो पूरे इंडिया का लगभग 20% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं।
सो ऑल विदाउट कार्बन इमिशन, क्योंकि इसमें कार्बन इमिशन नहीं होता, लेकिन याद रखिए कि न्यूक्लियर रिएक्टर से कार्बन से भी खतरनाक चीज इमिट हो सकती है, और वो क्या है, वो है न्यूक्लियर रेडिएशन। अगर न्यूक्लियर ब्लास्ट भी होता है तब भी आसपास का एरिया गायब हो जाएगा। तो इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी बनाना अच्छा है, लेकिन सेफ कम है। अगर इसे कंट्रोल रखा जाए तो ठीक है। नेक्स्ट आता है सोलर। अब सोलर में क्या है, सोलर आप सभी जानते हैं, सोलर सूर्य से आने वाली किरणों को स्टोर करके और एनर्जी में कन्वर्ट करना। सो बिकॉज इन इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री, खूब सारा आपका सनलाइट रिसीव होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल बीच से जा रहा है, तो देर आर इमेंस पॉसिबिलिटी ऑफ हार्नेस सोलर एनर्जी। हम सोलर की बहुत सारी एनर्जी हार्नेस कर सकते हैं। हार्नेस करना मतलब क्या होता है, यूटिलाइज करना, एक्सेस करना। तो सोलर प्लांट्स आर बीइंग सेटअप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और आज तो बहुत सारे प्रोग्राम्स भी गवर्नमेंट चला रही है, सब्सिडीज वगैरह भी दे रही है। अब हम बात करेंगे विंड पावर की। तो विंड्स, आप देखिए विंड से क्या होता है, विंड मिल चलती है। विंड मिल देखा होगा बहुत सारे प्लेसेस पर आपने, पवन चक्की जिसको कहते हैं, चरखी जैसा होता है। सो विंड मिल्स आर यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो इंडिया हैज अ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग अ विंड पावर। बहुत सारा विंड पावर है इंडिया के पास, बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं, खासकर कोस्टल एरियाज में। तो आप देखिए जैसे गुजरात है, राजस्थान है, ये ऐसे प्लेसेस हैं, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, जहां पर विंड पावर बहुत अच्छी है, जहां लगातार हवाएं चलती रहती हैं, तेजी से चलती हैं। सो विंड मिल्स आर लोकेटेड फ्रॉम नागेरकोइल टू मदुरई इन तमिलनाडु। आप तमिलनाडु चले जाइए, नागेरकोइल से मदुरई तक पूरा आपको विंड मिल्स मिल जाएंगे आपको। साथ साथ गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, केरला में, महाराष्ट्र में, लक्षद्वीप में, ये भी इंपॉर्टेंट विंड फार्म्स हैं। तो नागरकोइल एंड जैसलमेर हैव मेड इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी। ये ऐसे प्लेसेस, नागरकोइल आपका हो गया कहां पर, नागरकोइल आपका हो गया तमिलनाडु में, और जो आपको जैसलमेर बताया ये कहां पर है, राजस्थान में है। आप जानते हैं जैसलमेर इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, है ना, इसकी हवा में मॉइस्चर भारत में सबसे कम होता है। सो विंड पावर फ्रॉम द एनर्जी कंजर्वेशन एंड कन्वर्जन is in which turbines convert the kinetic energy of wind into mechanical or electrical energy that can be used for power। तो जब वो ऐसे घूमता है विंड मिल, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, आप जानते हैं ना, गतिज ऊर्जा इसको कहते हैं, आपको पढ़ाया गया फिजिक्स में। तो काइनेटिक एनर्जी जब घूमती है तो उस एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी को फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो हवा क्योंकि बहुत तेज से चल रही होती है, तो उसके मूवमेंट में जो फोर्स है, जो एनर्जी है, वो आपकी कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। हवा ने आकर जो विंड मिल को घुमा दिया, मैकेनिकल एनर्जी हो गई, और उसने टरबाइन को घुमा दिया, टरबाइन घूमकर मैकेनिकल एनर्जी को क्या बना देती है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब आता है बायोगैस। बायोगैस आप सभी जानते हैं, इसका कॉन्सेप्ट बहुत पुराना नहीं है। ये जैसे आप देखते हैं जो वेस्ट निकलते हैं, जैसे फार्म वेस्ट हो गए, खेतों में निकलने वाले, या घरेलू वेस्ट हो गए, या एनिमल वेस्ट हो गए, इन वेस्टेज को एक प्लेसेस पर इकट्ठा कर लेते हैं और इन्हें डंप कर देते हैं और इन्हें सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। अब मीथेन एक तरह की बायोगैस है, और मीथेन का यूज क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कर लेते हैं, जैसे गोबर गैस बना लेते हैं बहुत सारे लोग। तो बायोगैस यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो मैनी बायोगैस प्लांट्स हैव बीन सेट अप एट म्युनिसिपल एंड विलेज लेवल्स। सो मैनी प्लांट यूज कैटल डंग टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। गांवों में देखिए गोबर गैस वाला प्लांट लगा होता है। फिर आता है टाइडल एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी है तो, लेकिन टाइडल एनर्जी एक्सेस नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है, उसके पीछे रीजन ये है कि टाइडल एनर्जी एक्सेस करने के लिए हमारे पास अभी उतनी प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हालांकि कोशिश करी जा रही है कि टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सके। टाइड मतलब क्या होता है, ज्वार भाटा होता है, जो पानी, सागर का पानी ऊपर और नीचे आता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑफ सन, अर्थ एंड मून। उस मूवमेंट ऑफ वाटर को हम टरबाइन को चलाने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे इसमें क्या होता है कि व्हेन एनर्जी ऑफ द ओशियानिक टाइड इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज नोन एज टाइडल एनर्जी। तो क्या करते हैं कि ओशन के बीचेस के पास हम फ्लड गेट बना देते हैं। फ्लड गेट मतलब कोई ऐसी चीज जब पानी ऊपर की तरफ उठे तो वो पानी उस फ्लड गेट में आकर भर जाए, और वो गेट बंद होंगे तो क्या होगा कि उसमें पानी इकट्ठा हो जाएगा। फिर जब वो पानी का लेवल नीचे जाएगा तो फ्लड गेट से बहुत स्पीड में पानी को छोड़ेंगे और रास्ते में लगे हुए टरबाइन घूमेंगे। वो एक तरह का हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्लांट ही है, लेकिन अब क्योंकि वो नदी पर नहीं है, ओशन पर है, और टाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम कहेंगे टाइडल एनर्जी। क्या है, टाइडल एनर्जी। तो फ्लड गेट्स आर बिल्ट अक्रॉस इनलेट्स। व्हेन वाटर फ्लोज इन ड्यूरिंग हाई टाइड्स इट गेट्स ट्रैप्ड। वो क्या होता है, वाटर पहले इकट्ठा हो जाता है, एंड आफ्टर द गेट्स आर क्लोज्ड दिस वाटर गोज बैक टू द सी। दिस वाटर गोज बैक टू द सी, हाँ, थ्रू पाइप्स पासिंग थ्रू पावर जनरेटिंग टर्बाइंस। क्लियर। चलिए अब आता है गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ कच्छ। जितने भी ओशन के पास के गल्फ हैं, ये सब, जैसे गंगेटिक डेल्टा भी है आपका, सुंदरबन डेल्टा जो आपका है,
ये सब प्लेसेस ऐसे हैं जहां पर हम खूब सारा टाइडल एनर्जी बना सकते हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास इतना रिसोर्स नहीं है या इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं हमने किया है कि हम टाइडल एनर्जी बना पाए। जियोथर्मल एनर्जी आती है, लास्ट टॉपिक है कि जियोथर्मल एनर्जी क्या है। तो यहां भी मैंने कहा कि चाहे जितनी भी एनर्जी होगी उसका काम क्या है, टरबाइन को घुमा के इलेक्ट्रिसिटी को बनाना। अब जियोथर्मल, जियो मतलब जमीन, पृथ्वी, उसका इस्तेमाल करके हम टरबाइन कैसे घुमा सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे अर्थ का क्रस्ट है, मान लीजिए ये सरफेस ऑफ अर्थ है, यहां पर एक होल कर दिया और यहां एक होल कर दिया, ठीक। अब जमीन दो तरह से होल्स में हो गई और इसको इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया नीचे से, है ना। अब यहां कहीं टरबाइन लगा देंगे, अब एक तरफ से ठंडा पानी डालेंगे और नीचे जब जाएगा तो यहां अर्थ का टेम्परेचर हाई है, यहाँ टेम्परेचर क्या है, हाई है। ये इस पानी को बहुत तेजी से गर्म करेगा और ये हीट होकर और वेपर के फॉर्म में इधर से निकलेगा। तो जब ये स्पीड में निकलेगा तो ये टरबाइन को घुमाएगा और टरबाइन के घूमने से वही काम होगा जो पहले होता आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बनने लगेगी। So when heat emanating from the interior of the earth is used for the generation of electricity, it is called geothermal energy. So when groundwater under the surface of the earth becomes hot because of the existence of high temperature, so hot water rises on the surface of the earth in the form of steam and the steam then used to generate electricity. कैसे करेंगे मैंने बता दिया, स्टीम का काम टरबाइन को घुमाना है। So two geothermal projects have been started in India. एक आपका स्टार्ट किया गया है मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश, और दूसरा है पुगा वैली लद्दाख, पुगा वैली लद्दाख। तो इस तरह से हमने पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आप भी रिवाइज कर लीजिए, इंपॉर्टेंट साइट्स याद कर लीजिए, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मैपिंग के लिए भी और क्वेश्चन आंसर के लिए भी। थैंक यू और गुड नाइट, हैप्पी होली। कल होली है, आप सभी होली खेलिए, खुश रहिए और 80 आउट ऑफ 80 चाहिए, है ना, कैसे भी करके।